नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूँ प्रिया जोशी और स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मेरे साथ है जेपी सेठी सर और मनोज कुमार जी, जो कि जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। तो नमस्ते मनोज जी, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। नमस्ते नमस्कार प्रिया जी। प्रिया जी। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार सेठीदा। तो कल सर पहले बाजार देखते हैं। कल हमने बाजार को ऊपर देखा था, अच्छा खासा ऊपर गया था बाजार, लेकिन आज क्लोजिंग जो है वो रेड में हुई है फिर से। सेंसेक्स इज 153 पॉइंट्स डाउन एट 81,773 और निफ्टी 62 पॉइंट्स डाउन है एट 25,046। एक्टिव स्टॉक्स टुडे वर टाइटन कंपनी, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस एंड टाटा मोटर्स। टॉप फाइव लूजर्स वर टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, जियो फाइनेंशियल, ओएनजीसी एंड ट्रेंड। और टॉप फाइव गेनर्स आज रहे टाइटन कंपनी, इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड एचसीएल टेक। बीएससी मिड कैप इंडेक्स 0.7% नीचे रहा और स्मॉल कैप में भी डिक्लाइन नजर आया बाय 0.4%। सेक्टर की बात करें तो एक्सेप्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी एंड ऑल अदर सेक्टोरल इंडाइसेस एंडेड इन रेड, विथ रियल्टी, टेलीकॉम, फार्मा, ऑयल एंड गैस, मीडिया, पीएसयू बैंक, ऑटो, ये सारे नीचे रहे अराउंड 3 to 2%, 2 to 3%। अब तो मनोज जी क्या कहेंगे आप मार्केट के बारे में? हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, कभी कभी मार्केट ऊपर रहता है लेकिन मोस्टली डाउन है। तो व्हाट आर योर व्यूज एंड कमेंट्स? नमस्कार प्रिया जी, सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक इक्विटी मार्केट का सवाल है तो हम देख रहे थे कि यहाँ लगभग 4-5 सेशन से जो तेजी बनी हुई थी हम्म। उसके ऊपर कल विराम लगता हुआ नजर आया था, और कल जो हम्म। मुनाफा वसूली का दौर यहाँ पे इक्विटी मार्केट में बना था वो हम्म। आज के सत्र में भी जारी रहा। यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के मीटिंग मिनट्स आज देर रात जारी होना है, तो हम्म। उसके चलते भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होता हुआ नजर आया है। दूसरा, हम्म। जो यूएस के साथ में जो ट्रेड डील को लेकर के वार्ता थी वहां पे अभी भी कोई कंक्लूजन निकलता हुआ नजर नहीं आया है, तो उसके हम्म। चलते भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना कम है, एक दायरा बना हुआ है। और हम देख रहे हैं कि 24,700 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो निफ्टी अब यहाँ होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम्म। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि 24,700 से 25,350 का एक रेंज जो है निफ्टी में वो बना रह सकता है प्रिया जी। जी सर, गोल्ड और सिल्वर में हम देख रहे हैं एक हिस्टोरिक बुल रन, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले सुन लेते हैं जल्दी से कॉर्पोरेट न्यूज और फिर कमोडिटीज के बारे में आपसे बात करते हैं मनोज जी। टीसीएस ने बेंगलुरु के सत्वा नॉलेज पॉइंट में 975 करोड़ रुपए में 17.5 लाख वर्ग फुट का ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। ये दीर्घकालिक विस्तार और भर्ती योजनाओं का संकेत है। मजबूती, रणनीतिक विस्तार, अवसर, प्रतिभा अधिग्रहण और क्लाइंट डिलीवरी। लुपिन को पीथमपुर यूनिट के लिए यूएसएफडीए से फॉर्म 483 मिला है। इससे शेयर पर अल्पकालिक दबाव पड़ सकता है। कमजोरी, अनुपालन संबंधी समस्याएं। जोखिम, निर्यात में बाधा। हिंदी अनुवाद। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने लिथियम आयन बैटरी निर्माण में कदम रखा है। यह मार्जिन और सप्लाई चेन नियंत्रण को मजबूत करेगा। मजबूती, विविधीकरण, अवसर, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उछाल। सितंबर में त्योहारी मांग के चलते ऑटो बिक्री में तेजी आई, खासकर पैसेंजर और टू व्हीलर सेगमेंट में। मजबूती, मौसमी उछाल, अवसर, स्टॉक क्लियरेंस और नए लॉन्च। हिंदी अनुवाद। आरबीआई ने विदेशी उधारी नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे कंपनियां $1 बिलियन या नेटवर्थ का 300% तक जुटा सकती हैं। अवसर, वैश्विक पूंजी तक पहुंच। मजबूती, नीति समर्थन। ग्राफ क्विक हेडलाइंस हिंदी में। क्रिसिल, कैसा और एफडी में गिरावट से बैंकों की जमा स्थिरता पर असर। गोयल, भारत सिंगापुर व्यापार सहयोग बढ़ाने की अपील। जीटीआरआई, कतर के साथ व्यापार घाटा कम करने के लिए जॉइंट वेंचर जरूरी। वित्त मंत्री, भारत की बाहरी झटकों को सहने की क्षमता मजबूत। ईसीएमएस को 1.15 लाख रुपए करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। वैष्णव, आरबीआई गवर्नर, महंगाई में गिरावट से दर कटौती की गुंजाइश, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई। भारती एयरटेल ने अगस्त में 4.96 लाख ग्राहक जोड़े। रिलायंस की इकाई ने अगस्त में 19.49 लाख ग्राहक जोड़े। ओंडागा इंजीनियरिंग को 13.74 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज।
मनोज जी, आप बताइए कि हम गोल्ड में, सिल्वर में लगातार उछाल देख रहे हैं। और वॉलेटिलिटी तो है मेटल्स में, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि हम और भी अपसाइड देख सकते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि विच इज लीडिंग टू द सर्ज इन गोल्ड प्राइसेस? देखिए प्रिया जी, हम काफी समय से आपके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जब भी हम्म। हम बात करते हैं सोने पे तो हमने लगातार यही व्यू जो है निवेशकों के सामने रखा था कि सोने में यहाँ पे लंबी अवधि का जो बुल जो रन है वो यहाँ जारी रहेगा। और आगे हमने समय समय पे जो लक्ष्य है उसके भी जो है रिवाइज किए थे। फिर पहले हमने $3,450 तक के लक्ष्य रखे थे जो रिवाइज हम्म। करके लगभग $4,000 के किए थे। और हम्म। हमने $4,000 के भी पार अब सोने की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट में पहली बार निकलते हुए देखा है। हम्म। जब आपसे बात कर रहे हैं तो अभी हम मार्केट को देख रहे हैं कि वो $4,050 के स्तर को भी पार कर गया है। और आज हमने भारतीय बाजारों में भी सोने को 1,23,000 के सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखा है। हम्म। तो काफी सारे फंडामेंटल्स है जिनके चलते हम देख रहे हैं कि जो मजबूती है वो लगातार बनी हुई है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो मजबूती के साथ बनी हुई है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सितंबर मंथ में लगातार 11वें महीने वहां पे सोने में बाइंग की है। और काफी सारे छोटे बैंक जो है वो ग्रेजुअली यहाँ पे इस किटी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। हम्म। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है उनका गोल्ड ईटीएफ में भी डिमांड लगातार बढ़ा है। हम्म। और ईयर टू डेट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 17% का जो सर्ज है वो ईटीएफ की डिमांड में इस वर्ष में देखने को मिला है। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के साथ अब यहाँ पे जो बड़े जो निवेशक हैं वो भी गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से अब सोने में निवेश कर रहे हैं। हम्म। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसने सितंबर मंथ में ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत की थी। जी। और उसके बाद से अब यहाँ पे धारणा मजबूत होती हुई नजर आई है कि फेड यहाँ पे इस वर्ष के आखिर तक अगली जो दो पॉलिसी मीटिंग होगी उसमें भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। हम्म। लगभग 50 बेसिस पॉइंट के और रेट कट यहाँ पे संभावित है। यूएस फेड के अलावा हम देखें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा, उनके अलावा और भी जो छोटे बैंक है वो यहाँ पे लगातार ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। हम्म। आज भी हमने देखा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। हम्म। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहाँ लगातार जो है ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि जो कमोडिटीज है वहां पे एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। हम्म। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो यूएस शटडाउन है और साथ ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये लगातार सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो नया लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है इस वीक में, हम्म। हमने देखा है कि जो जैपनीज येन है वो यूएस डॉलर के सामने 150 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया है। तो हम्म। यहाँ पे जैपनीज इकोनॉमी में एक नई अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आई है। तो जैपनीज येन की जो कैरी ट्रेड है वो यहाँ पे अनवाइंडिंग का खतरा एक उभरता हुआ नजर आया है। और अगर ऐसी कोई चीज यहाँ निकल करके आती है आने वाले दिनों में तो वह भी सोने की मजबूती को सपोर्ट करेगी। तो जो इनलाइन फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे लगातार मजबूत बने हुए हैं। और हम्म। उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी सोने की कीमतों में यहाँ देखने को मिल रही है प्रिया जी। जी। अब सर, सिल्वर की बात करें तो वो भी ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। सो व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स बिहाइंड द रैली इन सिल्वर? देखिए सिल्वर में भी यहाँ पे जो इनलाइन फंडामेंटल्स है वो काफी हद तक सोने से मैच करते हैं। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो अभी तक सोना खरीदते थे वहां पे हम देख रहे हैं कि काफी सारे बैंक्स अब चांदी को भी अपने रिजर्व में ऐड कर रहे हैं। दूसरा जो फिजिकल डिमांड है चांदी की वो रोबस्ट बनी हुई, इंडस्ट्रियल डिमांड जबरदस्त है। और हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे वर्ष जो है सिल्वर फिजिकल में नेट डेफिसिट में मेटल जो है निकल करके आता हुआ नजर आया है। अगर मैं सिल्वर ईटीएफ की डिमांड की बात करूं तो वहां भी ईयर टू डेट जो है 16% का इजाफा सिल्वर के ईटीएफ डिमांड में देखने को मिला है। तो हम्म। वहां भी लगातार जो है मजबूती देखने को मिल रही है। और जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूरोप के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। साथ ही चाइना की डिमांड को लेकर के भी अब यहाँ पे पॉजिटिव रुझान बनता हुआ नजर आया है। तो सप्लाई शॉर्टेज और रोबस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड, साथ में निवेश की डिमांड, ये सारे फैक्टर्स जो है वो भी चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में यहाँ मजबूती बनी हुई है। जी। सर, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो कौन सा मेटल है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू ज्यादा देता है, ऑफर्स अ बेटर लॉन्ग टर्म वैल्यू? देखिए सोना, यहाँ पे हम सोने को कमोडिटी के बजाय एक करेंसी के रूप में भी देख सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे जो भी हम देखें कि जब करेंसी में ट्रेड की शुरुआत हुई उसके पहले हम देखते हैं कि मोस्टली यहाँ पे गोल्ड है वो एक्सेप्टेड करेंसी था।
तो जैसे जैसे यहाँ पे हमने जो है एडवांसमेंट देखा और इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट देखा, तो वहां पे जो सोना है उसकी करेंसी की वैल्यू को यहाँ पे जो है इंटरनेशनल करेंसी रिप्लेस करती हुई नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो भरोसा है इंटरनेशनल करेंसीज पे वो ग्रेजुअली कम होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते हम बार बार जो बात करते हैं डी डॉलराइजेशन की, हम्म। उसके चलते सोना अपनी रियल वैल्यू की तरफ जो है फिर एज ए रियल असेट के तौर पे देखने को मिल रहा है। तो हम्म। अगर मैं यहाँ पे निवेश के लिहाज से या लंबी अवधि के रियल असेट के लिहाज से अगर बात करूं, तो सोना यहाँ पे बेहतर है। हम्म। चांदी भी यहाँ पे प्रीशियस मेटल है, लेकिन वहां पे एक उसका इंडस्ट्रियल नेचर भी है, तो उसके चलते हम देखते हैं कि वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। हम्म। तो दोनों मेटल्स में से अगर किसी को प्रेफर करना हो तो लंबी अवधि के लिए सोना बेहतर है। हम्म। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर 3 से 4 साल के नजरिए के लिए कोई निवेश कर रहा है, तो हम्म। वहां पे चांदी थोड़ी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो बेहतर है कि आप दोनों में निवेश को जो है मिक्स करें। हम्म। 60% अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो 60% गोल्ड को रखें, 40% सिल्वर को रखें। छोटी अवधि के निवेशक हैं तो 60% सिल्वर को रखें, 40% गोल्ड को रखें। जी। सर, जो यूएस डॉलर थोड़ा सा वीक हो रहा है, इज दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द रैली इन गोल्ड? रिसेंट में हम देखें तो डॉलर में यहाँ पे थोड़ी मजबूती देखने को मिली थी। डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट जरूर थी, लेकिन पिछले एक वीक की अगर हम बात करें तो वहां पे थोड़ा सा जो है रिबाउंड देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ शार्प डिक्लाइन इन जैपनीज येन। तो उसके चलते डॉलर इंडेक्स फिर एक बार 3 सप्ताह की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरह से यूएस शटडाउन यहाँ पे जारी है, तो आने वाले समय में जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो कमजोर रह सकते हैं, तो वो फिर एक बार डॉलर की तेजी पे विराम लगाते हुए नजर आएंगे। हम्म। तो शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी डॉलर इंडेक्स में जरूर देखने को मिली है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा मानना है कि वहां पे कमजोरी जो है वो बनी रह सकती है। और लंबी अवधि में डॉलर इंडेक्स वहां पे नीचे में 90 से 89.40 तक के स्तर को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो डॉलर की कमजोरी भी यहाँ पे सोने की कीमतों के लिए वैल्यू ऐड करती हुई नजर आएगी। प्रिया जी। जी। सर, अभी जो गोल्ड इतनी ऊंचाई पर है, तो क्या आपको लगता है कि जो वेडिंग सीजन आ रहा है और फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो इट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ गोल्ड? बिल्कुल नहीं लगता प्रिया जी, बिल्कुल। बल्कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग जिन्होंने मिस कर दिया था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोमो देखने को मिल रहा है सोने और चांदी के पीछे। जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, जो लोग लेने से चूक गए थे, अब हम्म। वो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग जो है कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि सिल्वर की फिजिकल में काफी बड़ी मात्रा में शॉर्टेज है, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि हम वर्ल्ड वाइड देखें तो काफी सारी जगह से ये खबरें निकल कर आ रही कि फिजिकल मार्केट में मेटल की शॉर्टेज बनी हुई है। गोल्ड की भी डिमांड रोबस्ट है, तो यहाँ पे डिमांड काफी बेहतर है। और ऐसा कोई संकेत यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा है कि इतने प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड में कोई कमी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि यहाँ पे ग्रामेज में थोड़ा जो है डिक्लाइन देखने को मिले, लेकिन वैल्यू टर्म्स में मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे गिरावट जो है डिमांड में देखने को मिलेगी। प्रिया जी। जी। सेठी सर, योर क्वेश्चंस? सेठी सर, आप म्यूट पे हो। सेठी सर, आर यू देयर? ठीक है, आई थिंक आई कंटिन्यू आस्किंग। तो सर, अभी जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी हम देख रहे हैं, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या रहा है इन्वेस्टर डिमांड के ऊपर फॉर गोल्ड? बिल्कुल पॉजिटिव रहा प्रिया जी। और हम देख रहे हैं कि उसी के चलते अब यहाँ पे लोग जो है ग्रेजुअली जो रिस्कियर असेट्स है वहां से थोड़ा पैसा निकाल कर हम्म। सेफ हेवन असेट के तौर पे गोल्ड और सिल्वर में आ रहे हैं। इवन इंटरनेशनल जो फंड मैनेजर्स है वो भी वहां पे अभी तक जो उनका प्रोपोर्शन रहता था वो पोर्टफोलियो का 60-40 होता था। मतलब 60% रिस्कियर असेट्स और 40% उनका जो फिक्स्ड रिटर्न जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो बॉन्ड हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, हम्म। इस तरह के प्रोडक्ट्स में वो वहां पे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो निवेश करते थे। हम्म। लेकिन ग्रेजुअली वो सीन भी यहाँ पे थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जो अब नया पैटर्न है वो 60-20-20 होता हुआ दिख रहा है। हम्म। 60% उनका रिस्कियर असेट की तरफ पैसा जा रहा है, मतलब इक्विटी मार्केट और लाइकवाइज इन्वेस्टमेंट। हम्म। 20% वो बॉन्ड और फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं। हम्म। 20% उनका भी पैसा यहाँ पे सेफ हेवन असेट के तौर पर प्रीशियस मेटल्स में आता हुआ नजर आ रहा है। तो हम्म। हमारा मानना है कि एक बड़ा ग्लोबल शिफ्ट जो है ओवरऑल यहाँ पे सोने और चांदी के निवेश के प्रति देखने को मिल रहा है। तो इसको देखते हुए अभी लंबी अवधि का जो ट्रेंड है सोने और चांदी का पॉजिटिव बना रहेगा।
लेकिन एक चीज यहाँ पे मुख्य तौर पर मैं निवेशकों को बोलना चाहूंगा कि जी। कोई भी निवेशक जो यहाँ पे निवेश करने से रह गए हैं और अभी निवेश का सोच रहे हैं, तो हम्म। 100% निवेश एक ही जगह पर ना करें। अब जो निवेश उनका करने का जो तरीका है वो एसआईपी के रूप में होना चाहिए, ताकि कभी इतने ऊंचे लेवल से कभी भाव में थोड़ी 5 से 10% की गिरावट भी आए तो हम्म। उनको नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। तो हम्म। आप सोने और चांदी में निवेश के लिए एसआईपी का रूप अख्तियार करें। छोटा छोटा निवेश लंबी अवधि के लिए प्लान करें, तो लंबी अवधि में आपको बेहतर रिटर्न्स यहाँ पे दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में मिलते रहेंगे। हम्म। और छोटी अवधि में अगर कोई छोटे मोटे करेक्शंस भी आएंगे तो वो आपको वहां पे निचले स्तरों पर अक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी भी देंगे। तो हम्म। 100% अमाउंट एक तो एक सिंगल असेट में नहीं डालना है। हम्म। दूसरा, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए। गोल्ड सिल्वर के लिए आप 15 से 20% का अलोकेशन रखें, ओवरऑल पोर्टफोलियो में 100% ना रखें। और हम्म। दूसरा, आप इसको एसआईपी के रूप में करें ताकि आपको वहां पे नुकसान की संभावना कम हो। जी। सर एक वक्त था आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले कि इन्फ्लेशन वाज द मेजर फैक्टर कि गोल्ड ऊपर जा रहा था। सो इज इन्फ्लेशन स्टिल अ मेजर फैक्टर के अभी और फैक्टर्स आ गए हैं जैसे कि यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन है और जियोपॉलिटिकल देखिए, टेंशन? इन्फ्लेशन हमेशा एक फैक्टर रहता है सोने और चांदी के लिए, और हम जी। हमेशा से बोलते हैं कि जो प्रीशियस मेटल्स है वो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ही है। हम्म। लेकिन अभी जब हम देखते हैं कि अगर आपको हार्ट की बीमारी और अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम पहले एक्सीडेंट से जो हमको इंजरी हुई है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हार्ट की बीमारी को हम देखते हैं कि उसकी हम जो भी टेबलेट है वो ले रहे हैं। तो हम्म। अभी वही है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है तो वो अभी हम उसके लिए जो सेंट्रल बैंक्स जो कदम उठाते हैं उठा रहे हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम है इसके चलते हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती हो रही है। जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो उससे निकलने के लिए लगातार यहाँ पे इकोनॉमी को रिवाइव करने के जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है हम्म। और यहाँ पे निवेशक भी फियर की दशा में नजर आ रहे हैं, तो उसके चलते उनका अट्रैक्शन यहाँ पे सेफ हेवन के तौर पे सोने और चांदी की तरफ बना है। तो हम्म। इन्फ्लेशन बिल्कुल रहेगा और है। और इन्फ्लेशन एक पार्ट ही होता है इकोनॉमी का। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा इकोनॉमी में तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इन्फ्लेशन को थोड़ा सा साइडलाइन किया हुआ है मार्केट हम्म। ने। हम्म। और जो दूसरे मेजर फैक्टर्स है वो यहाँ पे की रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। सर सिल्वर की बात करें तो काफी ऊपर जाता हुआ हम देख रहे हैं, तो डू यू सी एनी रिस्क जिसके कारण एक करेक्शन आ सकता है सिल्वर में? देखिए, रिस्क अभी यहाँ पे इस जगह मैं रिस्क की बात करूं तो ऐसी बड़ी कोई रिस्क नहीं है। जिस तरह से जो इनलाइन फंडामेंटल स्ट्रांग है हम्म। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो मार्केट में शॉर्टेज बनी हुई है फिजिकल मटेरियल की, तो उसको देखते हुए ऐसी कोई रिस्क नजर नहीं आती है। हम्म। लेकिन हाँ, हमने लगभग यहाँ पे 50% से ज्यादा की रैली इस वर्ष में चांदी की कीमतों में आते हुए देखी है। हम्म। इनफैक्ट 60% से भी ज्यादा की बढ़त आते हुए देखी है। तो हम्म। अब इतनी बड़ी बढ़त के बाद यहाँ पे छोटे मोटे टेक्निकल करेक्शंस की संभावनाएं हमेशा मार्केट में बनी रहती है। तो हो सकता है कि 5 से 10% के करेक्शन आपको देखने को मिले, जिसकी संभावना भी अभी तो कम लग रही है। हम्म। लेकिन कभी होते हैं तो वो यहाँ पे निवेशकों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले कहा कि यहाँ पे अब आपको जो निवेश का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। और हम्म। आप अब अपने निवेश के तरीकों को एसआईपी के रूप में शिफ्ट करें, ताकि बढ़त में तो आपका निवेश होगा ही, लेकिन कभी अगर गिरावट आती है तो वहां पे भी आपको अक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। हम्म। ताकि आप बड़ी जो है रिस्क से बच जाएंगे और बड़े नुकसान से भी आप बच जाएंगे। तो रिस्क तो अब यहाँ पे इतने बड़े मार्केट के लेवल्स पे रहेगी ही, 5 से 10% की। लेकिन अभी भी जो इनलाइन फंडामेंटल्स है वो ये इशारा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ बड़ी गिरावट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। हम्म। 2011 में हमने जो हाई मार्केट में बनते हुए देखे थे, अभी भी हम उससे 2 कदम दूर हैं। हम्म। तो जब प्रीवियस यहाँ पे जो हाईज के ब्रेकआउट होंगे और उसके ऊपर अगर सस्टेनेबल जो है स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, तो हमारा मानना है कि वो लेवल से भी और 25 से 30% की बढ़त की संभावना वहां देखने को मिलेगी। हम्म। तो यहाँ पे अभी भी जो है अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनी हुई है। बस आप अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस का पालन करें। हम्म। अगर फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, फिजिकल मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो 100% अलोकेशन एक असेट क्लास में ना रखें। डाइवर्सिफाई रखें पोर्टफोलियो को। और जो निवेश का पैटर्न है उसको एसआईपी के रूप में शिफ्ट करें, ताकि आपको लॉस की जो गुंजाइश है वो मिनिमल रहे। जी। सर ये जो बढ़ते प्राइजेस हैं, मेटल प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका असर इक्विटी मार्केट्स पर हो रहा है, खास करके माइनिंग और ज्वेलरी स्टॉक्स पे? देखिए, अभी इतना ज्यादा असर जो है देखने को नहीं मिला है। स्पेशली अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो जैसे सिल्वर को अगर हम ट्रेक करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक को करते हैं।
हम्म। लेकिन उतना बड़ा जो मोमेंटम है अभी वो स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। हम्म। तो अभी हम देख रहे हैं कि वहां पे कुछ न कुछ जो है मिसिंग आउट है। लेकिन अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो कहीं ना कहीं जो मेटल स्टॉक्स है वो भी इस रैली को कैचअप करते हुए नजर आएंगे। हम्म। तो जो निवेशक इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं तो वो वहां पे इस तरह की जो कंपनीज है उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। हाँ, हम्म। हमने देखा है कि जो कॉपर की तेजी है वो जरूर जो कॉपर के स्टॉक्स है वहां पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई, और हमने जो हिंदुस्तान कॉपर करके जो कंपनी है, वहां पे एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए देखी, और इनफैक्ट वहां भी कीमतें 52 वीक हाईज के आसपास ट्रेड हो रही है। तो हम्म। कुछ स्टॉक ने इस रैली को कैचअप किया है, मेटल और माइनिंग कंपनीज ने, लेकिन कुछ अभी भी वहां पे जो है उसको कैच करने से दूर रह गए हैं। तो निवेशक वहां भी नजर जो है बना करके चल सकते जी। सर, क्या सिल्वर ईटीएफ भी इतना ही पॉपुलर हो रहा है जैसे कि गोल्ड ईटीएफ है? हैं। 100% यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी दोनों के ईटीएफ में निवेशकों का रुझान अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। इंटरनेशनल ईटीएफ तो शुरू से ही पॉपुलर थे, लेकिन इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि जो छोटे निवेशक हैं अब वो धीरे धीरे यहाँ पे इन दोनों ही ईटीएफ की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं, और हम्म। अपने निवेश को यहाँ पे लगातार बढ़ा भी रहे हैं। तो जी। निश्चित रूप से यहाँ पे एक बेहतर विकल्प छोटे निवेशकों के लिए गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ ने प्रस्तुत किया है, और निवेशक बेहिचक इसका यहाँ पे फायदा भी उठा रहे हैं और अपने निवेश जो है वहां पे कर भी रहे हैं। जी। सर, क्या आपको लगता है कि आने वाले एक साल में सिल्वर कुड आउट परफॉर्म गोल्ड? अभी कंटिन्यूटी रह सकती है सिल्वर में, और मेरा मानना है कि यहाँ से अभी और लगभग 30% के बढ़त की संभावना है सिल्वर में अगले 1 से 1.5 साल में नजर आती है। तो चांदी यहाँ पे $50 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे $65 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में लगभग 2 लाख तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है मार्च 2027 तक, ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। जी। तो वहां पे नजर रखना चाहिए। सोने में भी हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $4,890 और उसके बाद $5,500। भारतीय बाजारों में मैं अगर बात करूं तो 1,45,000 से 1,55,000 तक के जो स्तर है वो मार्च 2027 तक देखने को मिल सकते हैं। जी। तो यहाँ पे दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में अगले 1.5 वर्ष में लगभग 25 से 30% बढ़त की ओर संभावनाएं नजर आती है, प्रिया जी। सर, मेरा आखिरी सवाल है। हमारे एक एक्सपर्ट है कमलेश जी, उनका ये पूछना है कि गोल्ड और सिल्वर आने वाले 3 साल में कहाँ पे होंगे? 3 ईयर फोरकास्ट। देखिए अभी जो देखिए अभी जो घटनाक्रम है, जिस तरह से हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डीडॉलराइजेशन, ये सारी जो चीजें देख रहे हैं, हम्म। अगर यहाँ पे कुछ ईज ऑफ नहीं आता है, कूल ऑफ नहीं आता है, कुछ रिजोल्यूशंस नहीं आते हैं, और हम्म। अभी जो स्थिति है अगर यही स्थिति बरकरार रहती है, तो सोना इंटरनेशनल मार्केट में $8,000 और चांदी की कीमतें $100 के जो स्तर है वो पार कर सकती है 2030-31 तक। हम्म। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो जो चांदी की कीमतें हैं वो लगभग 3 लाख, और जो सोने की कीमतें हैं वो लगभग यहाँ पे 2,40,000 से 2,50,000 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। हम्म। लेकिन वहीं अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो समाप्त होते हैं, जो हम्म। ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिवाइव करती है, जिस तरह से यूएस की जो अनसर्टेनिटी टैरिफ को लेकर के बनी हुई है, अगर वहां पे भी उनके ट्रेड डील्स अलग अलग देशों के साथ में होते हैं, तो फिर वहां पे हम देखेंगे कि जो पॉज है सोने और चांदी की कीमतों में वो देखने को मिल सकता है। सर, थैंक यू सो मच। और कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को फॉर गोल्ड एंड सिल्वर? एनीथिंग? बिल्कुल, यहाँ पे मेरा मैं हमेशा ही कहता आया हूँ प्रिया जी कि एवरी टाइम इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। आपके शो के माध्यम से ही जब हम पिछले 4-5 सालों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, अभी जी। भी मेरा यही कहना है कि सोने और चांदी में निवेश का हर समय सही समय होता है। भाव को मत देखिए, निवेश की शुरुआत करिए, और अपने निवेश की शुरुआत एसआईपी के रूप में करिए, छोटे रूप में करिए। हम्म। और आप डायरेक्ट फिजिकल अगर नहीं खरीद सकते हैं तो डिजिटल में आप ईटीएफ के माध्यम से छोटा निवेश एसआईपी के रूप में शुरू कर सकते हैं, जो हम्म। कि लंबी अवधि में आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी रखेगा, और जब आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होंगे, बच्चों की शादी होगी, तो उस समय आप उसको गोल्ड में या सिल्वर के गहनों में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। तो हम्म। सोने और चांदी में निवेश की शुरुआत करिए, अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% इसको स्थान दीजिए, और एसआईपी के रूप में करिए, ताकि आपको वहां पे नुकसान की संभावना कम रहे। मनोज जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्ते सर। फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।